हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम मैथ। जैसा कि आपको पता है कल मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था, तो आज मैं आपको कंप्लीट रिव्यू देना चाहता हूँ एग्ज़ाम का जो सीजीएल प्री 2025 एडिक्विटी ने करवाया है, क्या वो सक्सेसफुल रहे करवाने में या नहीं? अब वीडियो 10 मिनट में मैं आपको पूरा रिव्यू दे दूँगा, ठीक है? तो इन सारे पॉइंट जो आपको सामने लिखे हुए हैं, इन पे अपन बात करेंगे। तो जल्द से जल्द वीडियो शुरू करते हैं और वेरी फ़ास्ट कम टाइम में आपको पूरा रिव्यू देते हैं। देखो, मैं पहले बात करना चाहूँगा एडिक्विटी के सेंटर पे, जो हमारा सुरेखा इन्फोटेक में मेरा एग्ज़ाम हुआ था। पिछले वीक जस्ट मैंने आईबी का दिया, मुंबई के वन ऑफ द फाइनेस्ट सेंटर है टीसीएस का पवई में, उसमें उन दोनों का कंपैरिज़न देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने एक शॉट डाला था, तो उसमें आपने देखा ही होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, बाहर से बिल्डिंग देखने में कैसी थी। तो हमने जैसे ही एंट्री शुरू करी, तो वहाँ पे मतलब डिसेंट ही था, ऐसा कुछ नहीं था, बैग रखने की व्यवस्था थी, कोई पैसे नहीं लिए गए। और उसके बाद हमारी वहाँ पे जब एंट्री शुरू हुई, तो वहाँ पे मुंबई पुलिस भी थी। तो वहाँ पे एसएससी के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, उनके सामने सारी चेकिंग हो रही थी और जूते भी खुलवा के देखे जा रहे थे और अच्छी खासी चेकिंग कर रहे थे। ठीक है? फिर हम जैसे ही सेंटर में गए तो हमने हमारी लैब अलॉट हुई और लैब में जैसे मैंने देखा सिक्योरिटी की बात कर ली, सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी थी और लैब में जैसे ही हम गए, तो लैब में मैंने देखा कि कुर्सियाँ मतलब जैसे अपने शादी-ब्याहों में मिलती है ना कुर्सियाँ रेड कलर की, वैसी कुर्सियाँ थी और मैंने मेज़र किया था लेंथ, 1 ब्लांत की मेरे को डेस्क पे जगह थी। सिस्टम की स्क्रीन और मेरे लिखने की स्पेस में सिर्फ़ 1 ब्लांक का अंतर था। उतनी स्पेस में मैंने ये पेपर दिया था और जिन्हीं भाइयों का सुरेखा इन्फोटेक में एग्ज़ाम हुआ होगा, तो वो मेरे को ये कन्फर्म भी कर देंगे कि मैं सच सच बोल रहा हूँ, ठीक है? उतना स्पेस था, उतना हम फिर पेन भी क्वालिटी ₹2 वाला पेन था और पेपर की क्वालिटी तो बहुत ही मतलब घटिया तो नहीं कह सकते, डिसेंट था, लिख के एग्ज़ाम हो पा रहा था। तो एग्ज़ाम में अपन ₹100 में यही एक्सपेक्ट करेंगे, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना आप, ठीक है? और फिर अब अगला देखते हैं स्टाफ बिहेवियर। देखो, स्टाफ काफ़ी अच्छा था वहाँ पे, तो टाइम टू टाइम पूरा जो क्या बोलते हैं उसको अनाउंसमेंट थी, अनाउंसमेंट कर रहे थे और सारी चीज़ों के बारे में भी बता रहे थे कि कैसा करना है, क्या नहीं करना। और जो सिस्टम एक मेरे जो सीट के बगल में एक भाई बैठा था, उसका सिस्टम में थोड़ी-सी स्क्रीन फ्लक्चुएशन हो रही थी। तो उसके एक बार कहने पे उनका सिस्टम भी चेंज कर दिया। तो स्टाफ बिहेवियर कोऑपरेटिव बहुत कोऑपरेटिव था। जैसे पहले सिलेक्शन फेज़ में आ रहा था ना, ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब काफ़ी कोऑपरेटिव बिहेवियर किया और एक मेरे दोस्त का कलीग था, उसका सिस्टम 3 बार बंद हुआ था एग्ज़ाम में। तो उसका टाइम टू टाइम चेंज भी कर दिया, बदल भी दिया। मतलब काफ़ी अच्छा सपोर्टिव बिहेवियर रहा स्टाफ का। तो सेंटर वाइज़ नो इश्यूज़, बहुत अच्छा एडुकेटी ने पेपर करवाया है। कम से कम मुंबई में तो करवा दिया। ठीक है भाई? अब देखो, मेरे शिफ्ट का रिव्यू करते हैं कि कल मैंने छोटा-सा रिव्यू दिया था, तो लोगों का काफ़ी अच्छे-अच्छे कमेंट आए थे कि भाई ऐसा-ऐसा बहुत ईज़ी, ये नहीं हमें तो टफ लगा। बट देखो, ये टफ जो होता है ना एग्ज़ाम, ये कंपैरेटिव होता है कि किसी को लगता है, किसी को नहीं लगता है। जैसे जीके, जीके का मैं नहीं कह रहा कि जीके मैंने सारे 25 कर दिए तो मेरे को सब आता है, बिल्कुल नहीं, मैंने तुक्के भी मारे हैं। बट मैं बताता हूँ, देखो जीके क्या है, जीके के ऐसा नहीं सिर्फ़ 2 या 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे यहाँ, 2 या 3 क्वेश्चन थे जो स्टेटमेंट बेस्ड थे, 3 स्टेटमेंट थे वो भी छोटे-छोटे और बाकी सारे क्वेश्चन वन लाइनर, ठीक है? तो जिनको आता होगा वो कर देगा। एक स्पोर्ट्स ऐसा है जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं, ठीक है? उसपे 3 स्टेटमेंट थे, मेरे को पता ही नहीं। तो जीके में मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं, पूरे 25 किए हैं, पर इसका ये मतलब मेरे को 25 आते थे। मेरे को उनमें से 5 या 6 क्वेश्चन आते थे, बाकी सारे मैंने तुक्के मारे हैं। अब वो आंसर की आने पे ही डिपेंड करेंगे कि भाई कितने सही थे, कितने गलत थे। तो जीके का तो ये है कि जिस बंदे को आता है तो उसको ईज़ी लगता है, जिसको नहीं आता उसको टफ ही लगेगा और ऑब्वियसली, और मेरे को तो जीके के कुछ अता-पता है नहीं, तो मेरे को तो कुछ मतलब भी नहीं। तो अब आते हैं इंग्लिश पे। देखो, इंग्लिश में सिर्फ़ एक क्लोज़ टेस्ट आया था काफ़ी बड़ा, उसमें 3 पैराग्राफ थे, 3 या 4 पैराग्राफ थे। उसमें 2 ब्लैंक थे और 2 वर्ड थे जिसको हमको मीनिंग बताना था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो ये तो बहुत बड़ा पैसेज था, जिसको डर लग गया उसको डर लग गया। जैसे एक मेरा दोस्त था वो पूरा छोड़ के आ गया। तो भाई उसके लिए तो पेपर टफ हो गया ना? तो मैं ईज़ी बता रहा था, तो ऐसा नहीं कह सकते, ये कंपैरेटिव है। और उस क्लोज़ टेस्ट के अलावा 2 पीक्यूआरएस थे, वो भी काफ़ी ठीक-ठाक कन्फ्यूज़िंग थे। वो ठीक-ठाक कन्फ्यूज़िंग थे और उसके बाद 2, एक सिनोनिम, एक एंटोनिम और एक इडियम, ये सब आया था और सारा जो मेरे को 2 वोकैब थी वो प्रीवियस ईयर ही थी, ऐसा कुछ नहीं था नया कहीं पूछा, और जो इडियम था वो मैंने पहली बार सुना था, वो प्रीवियस ईयर नहीं था। और एक एरर आया था, सब्स्टिट्यूशन भी आया था 1 वर्ड, तो वो भी मतलब ठीक ही थे, मतलब ऐसा कोई टफ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं था। एक होमोनिम का क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आता, पर उसका आंसर फिर भी मैंने लगा दिया था। ठीक है भाई? अब आते हैं रीज़निंग पे। देखो, रीज़निंग मतलब कोई लेवल नहीं था, ये तो सबके लिए कोई लेवल नहीं था। 25 में 25 सबने किए होंगे। कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था रीज़निंग में, कुछ भी जिसे बोलते हैं। सिर्फ़ 2 जो सिलॉक्स के क्वेश्चन थे वो थोड़े से कन्फ्यूज़िंग थे। मतलब कन्फ्यूज़िंग ही थे, चैलेंजिंग जो अच्छा बंदा होगा वो कर ही दिया होगा उन्होंने। रीज़निंग में कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था कि जो चैलेंज कर सके इंडिविजुअल को। ठीक है? अब मैथ, देखो मैथ भी मैं बताता हूँ, जिसको कॉन्सेप्ट आते हैं उसके लिए ईज़ी है, जिसको नहीं आते उसके लिए ईज़ी नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन आया था,
जो वही भाई कह रहे थे, "भई ये कैसे कर दिया?" एक उस पे आया था। तो मतलब जिसको कॉन्सेप्ट पता है उसके लिए ईज़ी है, अदरवाइज़ नहीं है। देखो मैं कह रहा था मैथ में बिल्कुल मतलब ज्योमेट्री हेवी थी। मतलब एडवांस एडवांस में भी सिर्फ़ ज्योमेट्री। कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन ज्योमेट्री से पूछे गए थे। सर्कल 3 क्वेश्चन सर्कल से थे और मेंसुरेशन 2 या 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन थे कि भई किसी को मतलब दे रखा है वॉल बनाना है, विंडो काट के एरिया को पेंटिंग करने का कॉस्ट, ऐसा कुछ था। ठीक है? तो 3 क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन मेंसुरेशन पे और ज्योमेट्री। 6 या 7 क्वेश्चन ज्योमेट्री पे थे पूरे और प्रॉफिट लॉस पे थे और मतलब काफ़ी था मतलब पर इसमें अब की बार जैसे पहले टीसीएस करवाता था, तो इतना एडवांस नहीं पूछता था, अब एडवांस ही पूछ रहे हैं। तो हमें एडवांस पे भी नज़र देने की मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है, आने वाले मेंस के लिए, ठीक है? तो अपन पूरा इस चैनल पे करेंगे वो चीज़। मेंस मेंस के लिए मेरे नोट्स हैं जिसमें हमने इन डेप्थ ज्योमेट्री कर रखी है, तो मैं उसको रिवाइज़ करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? अब आते हैं आगे, अब मेरे अटेम्प्ट्स देखो लोग कहते हैं कि भई आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने भाई पूरे 100 अटेम्प्ट किए हैं। अब वो आंसर की आएगी तब पता लगेगा उसमें गलत कितने हैं और मैं मान रहा हूँ कि 80-20 का रेश्यो होना चाहिए, 80 सही 20 गलत। अब 80 सही 20 गलत इसका मतलब 160 155 नंबर। तो मैं 155 या उससे प्लस नंबर देख रहा हूँ कि 155 से ऊपर ही आएँगे मेरे नंबर और ये ही आएगा आंसर, आप देख लेना। आंसर में मेरे मार्क्स 155 से ऊपर ही आएँगे, मैं इतने लगा के चल रहा हूँ, ठीक है? तो ओवरऑल कट ऑफ देखो ओवरऑल कट ऑफ कोई नहीं बता सकता। इवन रैंक मित्रा भी नहीं बता सकता कि कितना होगा। क्योंकि जो नॉर्मलाइज़ेशन मेथड है वो किसी को नहीं पता, क्या वो फॉलो करने वाले हैं। फिर भी मैं एक सेफ साइड के लिए मेरे शिफ्ट में जो भी जिस भी बंदे का है और मेरा जितना अनुमान है 4-5 साल का उसमें ये पता लगता है कि 140 से लेके 150 इस पेपर को लेते हुए इस पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल क्योंकि पहले इनिशियल स्टेज में बहुत डिफ़िकल्ट पेपर भी पूछा गया है। जिसमें लोग 120, 130 नंबर लाना भी भारी पड़ रहा था लोगों को, जिसमें जीके, इंग्लिश बहुत ही हेवी थी। हमारे में तो क्लोज़ टेस्ट पूछ लिया था। अगर यहीं ये पैसेज पूछा होता ना, तो बहुत वन ऑफ द टफेस्ट हो जाती इंग्लिश क्योंकि पैसेज इतना बड़ा कर पाना और वो 5 क्वेश्चन कर पाना आसान बात नहीं है। समझ रहे हो आप? तो ओवर कट ऑफ की तो ये बात है, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। इवन आरबी वाले सर भी नहीं प्रेडिक्ट कर पाएँगे। अब देखो मेंस की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। मैं कहता हूँ जिस भी बंदे ने प्री दिया है, उस सबको मेंस की तैयारी करनी चाहिए और करनी ही चाहिए। जब तक उस प्री के जो पीडीएफ है उसमें उनका नाम ना आए तब तक। क्योंकि मेंस की तैयारी आप अभी से शुरू करोगे ना तभी तभी कुछ बात बनेगी। अगर आपने छोड़ दिया कि मेंस प्री का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूँगा, ऐसा नहीं होता। आप समझ रहे हो? तो आपका एग्ज़ाम कैसा भी गया हो आपको मेंस की तैयारी करनी ही है। वो आपको फ़ायदा ही करेगी, कोई नुकसान नहीं करेगी। और रही बात आईबी की, तो आईबी के मेंस और डिस्क्रिप्टिव की भी स्ट्रैटेजी मैं बता दूँगा लोगों से पूछ के और मेरे भी कुछ रिव्यू से, ठीक है? तो मेंस का स्ट्रैटेजी अपन कैसे करने वाले हैं? मॉक टेस्ट। सबसे पहले अपन मंडे से मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। अब मॉक टेस्ट कौन-कौन से रहेंगे वो आप भी अपने कमेंट में बता देना कि भाई मेरे पास ये मॉक टेस्ट है, मेरे पास ये मॉक टेस्ट है। मैं 3 मॉक टेस्ट करने की सोच रहा हूँ, ठीक है? उसमें से पहला देखो ये है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक तो आजकल सबके पास है, तो टेक्स्ट बुक का भी अपन मॉक्स करेंगे। लाइव तो सबको ही देने हैं, लाइव मॉक जो आते हैं, वो तो सबको ही देने हैं। लाइव मॉक के अलावा हमें ये सब करने हैं। जो लोग कहते हैं ना, "भई हमारे से मिस्टेक हो गई थी, हमें ये नहीं हम एग्ज़ाम प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए।" उनको कैटर करने का सिर्फ़ एक ही उपाय है, मॉक टेस्ट। जितनी ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे, उतने ही ज़्यादा आप प्रेशर को हैंडल करने के लिए सफिशिएंट आप अपने दिमाग को प्रिपेयर कर पाओगे। समझ पा रहे हो आप? और दूसरा मैं अपना मॉक टेस्ट देना चाहूँगा प्रो मॉक। प्रो मॉक मैं सबसे ऊपर रखूँगा। प्रो मॉक तो मैं अपने पर्सनली सारे सारे करूँगा। जैसे प्री में भी मैंने 26 मॉक टेस्ट किए थे उसके, ठीक है? क्योंकि वो हमारे जैसे एस्पिरेंट्स होते हैं, वो उतना दिमाग लगा के अच्छा क्वालिटी कंटेंट बना पाते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं, जो फंडिस में एडमिन रह रहे हैं एडमिन हैं और एडमिन रह चुके हैं। तो उन सब का रिव्यू, फीडबैक मिलता रहता है मेरे को। तो प्रो मॉक तो सबसे ज़रूरी हो जाता है हमें देने के लिए इन दोनों से ऊपर। किन दोनों से? एक ये ऑलिव बोर्ड। ऑलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक से ऊपर हमें प्रोमो को रखना है। उसके बाद आप अपने चॉइस के अनुसार कर सकते हो। ये तो हम अपने चैनल पे भी करेंगे। मैं अपना लाइव मॉक भी दूँगा, अपलोड करूँगा। आप अपना स्कोर, मेरा स्कोर कंपेयर कर पाएँगे और हम सब मिलके अपनी मेंस की तैयारी करेंगे क्योंकि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, इसके बाद मैं नहीं दूँगा। ठीक है दोस्तों? अब देखो आगे क्या है? आगे कुछ नहीं है, ये मेरा एकदम शॉर्ट क्रिप्स रिव्यू है। मुझे नहीं पता कितने मिनट्स का है बट बहुत ही छोटा है मुझे जहाँ तक लगता है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और मेरे को बताइए कि अपनी मेरा रिव्यू सही था, नहीं था और अपनी स्ट्रैटेजी बताइए कि आप मेंस के लिए कैसी तैयारी कर रहे हो और मेरे को क्या सुझाव हैं जीएस के लिए खासकर और आप मेरे को जो भी फीडबैक देना चाहते हो कमेंट्स में आपके फीडबैक बहुत ही वेलकम है और आपको मेरे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं वो भी बताइए और दोस्तों क्या होता है कि चैनल पे काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो मोटिवेशन सिर्फ़ आपके सब्सक्रिप्शन और कमेंट्स और लाइक से ही पता लगता है शुरू में, ठीक है? और ये शुरू में ही चाहिए उसके बाद आप करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है मेरे को भी।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मेंस की तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।